जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये देखिए क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आर टू स्मॉल। अगर आपके ड्रीम्स आपको डरा नहीं रहे हैं तो मतलब वो बहुत छोटे हैं। बहुत सारे लोग, जब मैं लाइव इंटरेक्शन करता हूँ एमएम एकेडमी फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो उनका ये सवाल होता है कि हमें डर बहुत लग रहा है। मतलब आए गए दिन ये डर लगता है कि क्लियर होगा या नहीं होगा। देखिए आपके ड्रीम्स इतने बड़े हैं। आपके ड्रीम्स उन तमाम 99% लोग जो सोच भी नहीं पा रहे हैं, जो उसके पीछे जा भी नहीं पा रहे हैं, आप उन ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका मतलब ये तो है कि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। और जब ड्रीम्स बड़े होते हैं तो आपको डराएंगे ज़रूर। आपका अगर ड्रीम है कि मुझे 5 स्टार चॉकलेट खाना है, क्या वो ड्रीम आपको डराएगा? नहीं डराएगा, क्योंकि सभी लोग खा सकते हैं। ऑलमोस्ट 100% लोग जो है वो वहाँ पर जा सकते हैं, वो उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा ड्रीम देखने की कोशिश कर रहे हो कि 99% लोग उसके बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं, उनको ये डर लग रहा है कि होगा या नहीं, तो फिर आपको डर क्यों नहीं लगेगा? इसलिए खुद पर भरोसा रखिए। आपने सोचा है, आप उसके बारे में तैयारी कर रहे हो, और जब तैयारी कर रहे हो तो फिर इसका मतलब तो यह है कि आपके अंदर करेज है। तो इसलिए डर लगता भी है तो डर लगने दो। डर जब लगता है उसको पॉजिटिव वे में लो कि हाँ, मेरा ड्रीम इतना बड़ा है, इसलिए मुझे नर्वसनेस, इसलिए मुझे डर लग रहा है। और फिर वो नर्वसनेस, वो डर आपको हेल्प करेगा आपको और आगे लेके जाने के लिए, ना कि आपको पीछे लाने के लिए। तो आइए आज हम यहाँ पर 12 नहीं, 14 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और आज द इंडियन एक्सप्रेस नहीं बल्कि द हिंदू जो है उसने पूरी बाजी मारी हुई है। मतलब आप द हिंदू के आज जो एडिटोरियल देखने वाले हो, आ हा, कमाल है एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। देखिए लास्ट लेक्चर में किसी ने भी मैप बेस्ड एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं किया, और ये मुझे बड़ा बुरा लगा। क्योंकि देखिए तबीयत मेरी ख़राब है, गला इतना भरा हुआ है कि आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मेरी नॉर्मल आवाज़ जो है वो नहीं आई है। गला इतना भयानक भरा हुआ है, टॉन्सिल से है। लेकिन फिर भी जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने भी, जो मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, वो क्वेश्चंस के जवाब आपने देने हैं। तो इसीलिए आप मैप बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व ज़रूर कीजिए, और इसमें मेरा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, आप ही का फ़ायदा होने वाला है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन्ड सेक्शन पर नज़र डालते हैं। देखिए जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देख रहे हैं उसमें जो आर्टिकल्स है, वैसे तो हमने देखे हुए हैं या फिर हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ली हुई है ना। तो अब यहाँ पर जब हम एक्सप्लेन सेक्शन का पहला आर्टिकल देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो माउंटेन्स है उनकी हाइट मेजर किस तरीके से की जाती है। अब देखिए यहाँ पर मेजर किस तरीके से की जाती है उसके बारे में हमने देखा था, जब जो हिमालय है उसकी हाइट इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिली है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कितनी इंक्रीज हुई है, कैसे हुई है, तो उसके बारे में सेपरेट लेक्चर जो है वो भी अवेलेबल है कि चाइना ने किस तरीके से मेजर, ये सब कुछ किया हुआ है। लेकिन नॉर्मली जो टेक्निक का इस्तेमाल होता था पहले से लेकर, वो था ट्रिग्नोमेट्री। हमने पहले भी देखा हुआ है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका इस्तेमाल होता था। मतलब क्या है, एंगल्स अगर हमें दिए हुए हैं तो हम हाइट जो है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इंसान है यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, इसे इस पेड़ की हाइट जो है वो निकालनी है। अब यहाँ पर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस उसको पता है कितने दूर मैं पेड़ से खड़ा हूँ। फिर उसके बाद ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी इसको पता है। तो मतलब यहाँ पर हाइट जो है वो इस तरीके से हाइट हम निकाल सकते हैं। हाइट जो है ये बेसिकली क्या है, ये हाइट रहेगी, एक 90 डिग्री एंगल जो है यहाँ पर बन रहा है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है यहाँ पर बन रहा है। अब ऐसे सिनारियो में काफ़ी इजी हो जाता है निकालना, क्योंकि सीधे सीधे तरीके से डिस्टेंस जो है वो हमें पता है ना। उसी के एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये वाला एंगल जो है ये हमें पता है। तो अब यहाँ पर हाइट जो है किसी बिल्डिंग की वो क्या रहेगी, d इंटू tan E, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। मगर ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसके जो हाइट है वो निकालना इजी है। मगर जब हम पहाड़ों के हाइट निकालते हैं, जब पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा हो जाता है। जैसे कि डिस्टेंस पर हम जब जाते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होता है, ये भी इंक्लिनेशन जो है वो शुरू हो जाता है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम उसी हाइट पर रहे तब वो डिस्टेंस जो है वो सही रहेगा। नहीं तो अगर ऐसे आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये वाले हाइट जो है उसका क्या रहेगा,
है ना, या फिर यहाँ से हमें निकालना है तो फिर इतना डिस्टेंस जो हमने यहाँ पर ट्रैवल किया, इतना इंक्लिनेशन जो है हुआ है, उसका क्या रहेगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं। उसी के साथ साथ जब भी हम कोई माउंटेन की तरफ जाते हैं, जब भी माउंटेन की हाइट निकालने की कोशिश करते हैं, अगर हम यहाँ पर आ भी गए तो जैसे माउंट एवरेस्ट है, इतना बड़ा हाइट है उसकी, तो उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन भी प्ले करता है। जैसे हम यहाँ पर है, यहाँ से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस छोड़ रहे हैं, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा तो ये भी हमें प्रॉपर मिलेगा नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर जाए, हो सकता है कि हम यहाँ से छोड़ रहे हैं तो ऐसा चला जाए, है ना, यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हाइट। तो मतलब प्रॉपर जजमेंट के साथ हम एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते हैं। एक्यूरेसी में वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है ना। तो ये जो है मतलब ग्रेविटी भी, क्योंकि सी लेवल देखा जाता है, सी लेवल वहाँ से क्या होता है, ग्रेविटी जो है वो भी अपना रोल प्ले करती है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इसके लिए अभी जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है वो भी ग्रेविटी जो है उसको कंसिडर नहीं करती है। तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस अभी भी है। कितनी एक्यूरेसी है वो हम नहीं बता सकते हैं। और ऐसे सिनारियो में यहाँ पर नेपाल और चाइना दोनों की तरफ से थोड़ा थोड़ा सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए थोड़ी सेंटीमीटर, क्योंकि फोल्ड माउंटेन्स है ना, फोल्ड माउंटेन्स है वो यहाँ पर बढ़ते रहेंगे, हमने उसके बारे में देखा हुआ है। तो ये जो फोल्ड माउंटेन्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे बोला जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर रहते हैं। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होता था, उसी के साथ अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, अब यहाँ पर जीपीएस टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। अब जब ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो रहा है, कभी कभार आपको पूछा जा सकता है सी सेट के पेपर में कि आप डिस्टेंस जो है वो हाइट जो है वो निकाल लो। मतलब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको हाइट जो है वो निकालना है। तो ये आपको पूछा जा सकता है, क्लियर है। या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पर हाइट जो है वो निकालनी है, ऐसे आपको पूछा जा सकता है। तो ये कुछ आपको तैयारी रखनी है, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो ममता बनर्जी है, बिफोर ममता बनर्जी इवन जया जो है उन्होंने आईपीएस ऑफिसर को सेंटर पे सेंड करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। अब ये क्या मामला है भाई साहब, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो सेंटर है, ठीक है, अभी हाल ही में आपने इंसिडेंट देखा होगा, वीडियो देखा होगा, जहाँ पर जो बीजेपी के हैं उनके ऊपर पथराव किया गया। तो ऐसे सिनारियों में जो आईपीएस ऑफिसर्स है उनको डिप्यूटेशन के तौर पर भेजने की बात की गई। हमारे यहाँ पर क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन से हैं, तो हमारे यहाँ पर आईएएस, फिर आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीन हमें ऑल इंडिया सर्विसेज देखने को मिलते हैं। अब इसमें से ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब बेसिकली क्या है, सभी तरफ सेम। अब यहाँ पर क्या होता है, सेंटर के द्वारा रिक्रूटमेंट, सेंटर जो है वो भेजती है, ट्रेनिंग भी सेंटर के द्वारा होती है, फिर उसके बाद स्टेट कैडर में भेजा जाता है, अलग अलग स्टेट्स में हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पोस्ट किए गए हैं, अगर वो डेपुटेशन के लिए बुलाते हैं और ये अगर डेपुटेशन के लिए नहीं जाते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं भैया आप डेपुटेशन के लिए नहीं आएंगे, भले वो खुद के कंसर्न से, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं हम उनको नहीं भेजने वाले हैं डेपुटेशन के लिए, तो उसमें क्या सेंटर एक्शन ले सकती है। देखिए सेंटर जो है वो कैन टेक नो एक्शन अगेंस्ट सिविल सर्विस ऑफिशियल्स जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में पोस्ट किए गए हैं। अगर हम रूल देखते हैं, रूल 7, ठीक है, रूल 7 ऑफ ऑल इंडिया सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1969, ये जो हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर क्या है, जो स्टेट्स है, ठीक है, स्टेट्स, यहाँ पर अथॉरिटी जो होती है कोई भी प्रोसीडिंग्स या पेनल्टी इम्पोज करने की, तो यहाँ पर हमें किसके इसमें देखने को मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ऑफिसर अगर वहाँ पर डिनाई कर देता है, अगर डेप्यूटेशन के लिए डिनाई कर देता है, तो ऐसे सिनारियो में, क्लियर है। अब यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो रूल 6 है, रूल 6 उसका सब क्लॉज 1 इंडियन पुलिस सर्विस कैडर रूल जो है 1954 का, उसके तहत अगर हम देखते हैं कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो मैटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है, वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न रहेंगी उसके तहत यहाँ पर लिया जाएगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके डिसीजन यहाँ पर फाइनलाइज रखे जाएंगे। अब होम मिनिस्ट्री जो है वो डिप्यूटेशन के तौर पर देखती है कि होम मिनिस्ट्री पूरा का पूरा देखेगी, है ना। अब ये मैं आपको शॉर्ट में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने ऑलरेडी हमारे जो पॉलिटिकल लेक्चर्स चल रहे हैं MM अकेडमी ऐप पर उस पर देखे हुए हैं, इसलिए शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई पोस्टिंग के लिए भेजा गया, अगर कुछ किया गया, है ना, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो डिबार्ड कर सकती है उनको, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिबार्ड कर सकती है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट से फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। लेकिन उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो सेंटर के इस स्टेट जो है उनके प्रेफरेंस पर वो कर ही रहे हैं। तो ऐसा सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये वाला जो रूल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल हमें देखने को मिलता है, क्लियर है।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर छोड़ी गई है, यही पूरा मुद्दा जो है हमें देखने को मिल रहा है। फर्दर पूरी डिटेल के लिए सर्विसेज में क्या होता है उसके लिए आप MM एकेडमी के जो पॉलिटी के लेक्चर्स हैं वो आप फॉलो ज़रूर कीजिए, पूरा डीप में समझाया हुआ है। आइडियाज़ पेज और एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो आज का मुद्दा ऐसा है कि हमारे लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट ना के बराबर इम्पोर्टेंट है। मतलब ये वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला अगर आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ, ये बेसिकली बात क्या की कि अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो दिल्ली में हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो उसमें बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो है, सुविधाएं हैं, ये सारे फैक्टर्स हमें देखने, क्योंकि अन्ना हज़ारे का प्रोटेस्ट आप बोलिए, फिर उसके बाद रामदेव बाबा का प्रोटेस्ट आप बोलिए, है ना, उसके बाद जो मतलब जितने भी प्रोटेस्ट आप देखोगे सारे के सारे दिल्ली के वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब हाँ वो भी है कि गवर्नमेंट भी वहाँ पर है ना, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है दो, लेकिन इतना मज़ेदार नहीं है। मतलब अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखो कुछ खास आपको ऐसा नहीं पूछेंगे क्यों सारे के सारे प्रोटेस्ट हमें दिल्ली में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ ये वाला अगर हम आर्टिकल देखते हैं तो ये भी आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला जो है ये हम देखने वाले हैं द हिंदू वाले आर्टिकल के साथ, क्योंकि द हिंदू में भी हमें एक एग्रीकल्चर क्राइसिस का आर्टिकल देखने को मिल रहा है। तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं एग्रीकल्चर के इसमें, क्योंकि एग्रीकल्चर का बेसिक जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके पीछे के रीजंस वाला हमने देखा हुआ है, सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है। तो उसमें ये वाला आर्टिकल, उसी के साथ द इंडियन एक्सप्रेस में कल एक आर्टिकल आया था वो वाला भी हम देखेंगे, उसी के साथ ये वाला आर्टिकल। तो सभी पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर चीज़ें जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसमें एडिशन जो है वो बैंक्स का दिया गया है, जो बैंक्स हैं उनके बारे में थोड़ी एडिशन दी गई है कि बैंक्स हेल्दी रहने चाहिए, तब जाकर हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो एडिटोरियल है इस पर आपको मेंस का क्वेश्चन जो है वो नज़र आने वाला है। द हिंदू अगर हम देखते हैं, ये वाला तो हम देखने ही वाले हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो ये वाला हम देखिए, मतलब द हिंदू में आज खासकर बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है। ये वाला अगर हम देखते हैं तो ये वाला आप ये वाला वीडियो देखिए, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको बस डालना है वाटर बॉम्ब बाय मयूर मोगरे, ये आपको डाल देना है, आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ये वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इनोवेशंस फॉर क्लीन एयर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी हम देखेंगे। फेसबुक के अगेंस्ट में लॉ सूट वाला हमने देखा हुआ है, क्यों हो रहा है, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। ये वाला आर्टिकल जो है ये हम नहीं देखेंगे क्योंकि काफ़ी बार हमने देखा हुआ है। अब शुरू करने से पहले MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, इंडियन पॉलिटी कम्प्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी का चल रहा है। अब देखिए कल से ज्योग्राफी के लेक्चर्स रिज्यूम हो जाएंगे। आज के दिन मैं थोड़ी रेस्ट ले रहा हूँ, फिर कल से ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी रिज्यूम हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से फटाफट रिज्यूम हो जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इकोनॉमी का कोर्स जो है वो जल्दी आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है, बाकी बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसे कि इंडियन ईयर बुक का कोर्स भी आपको देखने को मिल रहा है, स्टैटिक जीके कोर्स जो है वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो बहुत सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा। फटाफट डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि चाइल्ड हेल्थ जो है उसमें हमें शार्प रिवर्सल देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर 2019-20 का डेटा है यहाँ पर, और ये है 15-16 का। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, बेसिकली स्टंटेड चिल्ड्रन जो है अंडर 5 ईयर्स, ठीक है। तो हमें काफ़ी अच्छा जो सिनारे है वो देखने को मिलना चाहिए, पर यहाँ पर आप देखिए 28%, यहाँ पर 33.1%, है ना, 31.4%, 31.2%, यहाँ पर आप देखिए 36.4, 35.3। मतलब आप देखिए सिनारियो इतने सालों में क्या बदला है ना। यहाँ पर आप देखिए 38.5, 39%, है ना। यहाँ पर आप देखिए 19.7, 23.4%, है ना। तो मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ है, 32%, 33%। तो मतलब कुछ खास हमें यहाँ पर मज़ेदार चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। तो क्या होता है, कभी कभार आपको जो क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है कि डिस्पाइट ऑफ वेरियस मेजर्स बाय द गवर्नमेंट स्टिल द स्टंटिंग विद इन द चिल्ड्रंस आर वेरी हाई अमंग द स्टेट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार आपको मेंस के लिए पूछे जाते हैं। ढांचे जो है वो मैं आपको आंसर राइटिंग कोर्स में बताने वाला हूँ, जो MM एकेडमी ऐप पर आंसर राइटिंग का कोर्स है। ढांचे हमने जैसे पुबर्टी का एक ढांचा बना लिया है, उसी तरीके से अलग अलग ढांचे हम बनाने वाले हैं। ये यहाँ पर हम एग्रीकल्चर के बारे में देख लेते हैं। एग्रीकल्चर क्राइसिस जो है वो काफ़ी डीप चल रहे हैं, ये हमारे GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सब जानते हैं हम 3-4 आर्टिकल मिक्स करके यहाँ पर देखने वाले हैं। उससे पहले इंडियन ईयर बुक जो कोर्स है, क्योंकि इंडिया ईयर बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, है ना, उसका कोर्स जो है वो चल रहा है। तो आप डेमो लेक्चर जो है, काफ़ी डेमो लेक्चर्स डाल दिए गए हैं यूट्यूब पर भी, तो यूट्यूब पर आप देख सकते हो। और बाकी के जो लेक्चर्स रहने वाले हैं वो MM एकेडमी ऐप पर आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया ईयर बुक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इंडिया ईयर बुक पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, इवन इफ द करंट इम्पासेस ड्यू टू द फार्मर्स एगिटेशन गेट्स रिजॉल्व
there is no certainty that the structural factors which have contributed to the farmers interest will get resolved। आपको कमेंट करना है, तो कमेंट वाले ये है। तो बेसिकली इसमें आपको फैक्ट्स, उसी के साथ साथ थोड़ा आपका ओपिनियन, ये सारी चीज़ें डालकर आपको एक प्रॉपर मसालेदार जो आंसर है वो बनाना पड़ता है। तो कोशिश ज़रूर कीजिए इसका आंसर बनाने की। अब देखिए क्या हुआ है, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो है वो हमें देखने को मिले। अब प्रोटेस्ट चल क्यों रहे हैं, जो 3 फार्म बिल्स है या फिर एक्ट्स है उनका क्या मायने हैं, वो क्या कहते हैं, उसमें खामियां क्या है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खासकर पंजाब हरियाणा में ही क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सारे पर्सपेक्टिव हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। यहाँ पर हम थोड़ा फर्दर जाने वाले हैं, थोड़ा आगे जाने वाले हैं और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि चल क्या रहा है। देखिए एक्टेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं 3 एक्ट के ज़रिए, ये यहाँ पर स्ट्रक्चरल जो इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व करने में हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, जो इंडियन एग्रीकल्चर एक्चुअल में फेस कर रहा है। और अगर जो फार्मर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि विथड्रॉ कर लो, यहाँ पर निकाल लो तीनों के तीनों एक्ट, ये करने के साथ साथ भी यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो चेंज नहीं होने वाली है। और जैसा पहले चल रहा था, अगर पहले इतना अच्छा था तो फिर फार्मर्स की जो हालत है ख़राब होती ही नहीं थी, है ना। तो ये यहाँ पर हमें बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो अब क्या बोला जा रहा है कि अगर निकाल भी लेते हैं, अगर हम विड्रॉ भी कर लेते हैं एक्ट्स को, तो ये टेम्पररी चीज़ रहेगी, ये परमानेंट जो सोल्यूशन है फार्मर्स के लिए वो नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर फार्मर्स का जो एंगर है, अनरेस्ट है, बेसिकली एक्ट के, क्योंकि देखिए कोई भी जो एंगर फूटता है ये सडनली नहीं होता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, फार्मर्स को डिस्ट्रेस होता रहता है, उसके साथ एंगर फूटता है कोई पर्टिकुलर चीज़ पर। उसी तरीके से यहाँ पर जो स्लोइंग इकोनॉमी है काफ़ी पहले से चल रही थी, डिमांड फॉल हो रहा है काफ़ी पहले से चल रहा था। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ऑलरेडी फार्मर्स की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब चल रही थी, है ना, काफ़ी ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से अब एंगर जो है इन तीनों एक्ट के तहत फूट गया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर का फेस चेंज हो रहा है। मतलब रियल इशू जो है वो क्या है, लैक ऑफ रिन्यूमरेटिव प्राइजेस। यहाँ पर जो फार्मर्स को पैसे मिलने चाहिए, फार्मर्स की जो हालत है वो ख़राब होती जा रही है, फार्मर्स को जो रिन्यूमरेटिव प्राइजेस चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं मेजोरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए। अगर आप देखोगे तो जो एमएसपी है वो भी पर्टिकुलर क्रॉप्स पर ही है ना। बाकी की क्रॉप्स का क्या है, जैसे कि फार्मर्स को बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर हॉर्टिकल्चर जो है वो उगाओ, आप यहाँ पर न्यूट्रिशियस जो धान्य होते हैं वो उगाओ, लेकिन उसके लिए जो सिक्योरिटी है फार्मर्स को वो कहाँ से मिलेगी, है ना। इसीलिए क्या हो रहा है, वल्नरेबिलिटी जो है, वेरिएबिलिटी जो है रिसेंट ईयर्स में प्राइजेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, नियर फ्यूचर में भी ये काफ़ी स्टैग्नेंट हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी, हम नहीं बोल सकते हैं। इसकी वजह से जो डिस्ट्रेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्वेंटली यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब हो क्या रहा है, जो फार्मर्स है उनका जो डिपेंडेंसी है मार्केट पर, है ना, इसकी वजह से जो वेरिएबिलिटी है आउटपुट प्राइसेस में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनके पास सोल्यूशन ही नहीं है। आओ भैया यही चीज़ है, यहाँ पर आप उगाओ, यहाँ पर आप बनाओ, लेकिन क्या हो रहा है, कार्टेल जो है ये बनाया जा रहा है अंदर जो लोग खरीदने वाले हैं, क्योंकि यहीं पर आपको आके बेचना है फार्मर्स को। इसमें क्या हो रहा है, जो अंदर लोग बैठे हुए हैं वो अपना कार्टेल बना लेते हैं, हाँ अब इतनी प्राइस में हम खरीदेंगे, जिसको फ़ायदा भी नहीं होता है। फिर कहाँ जाते हो, फिर जाते हैं एमएसपी के लिए। अब एमएसपी जो है वो भी उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचा रही है। आपने देखा होगा कम से कम सिर्फ 6% के आसपास सिर्फ एमएसपी जो है उस पर कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिले, तो काफ़ी वेरिएबिलिटी हो रही है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, शॉक जो है काफ़ी बुरी तरीके से लग रहा है। मतलब आउटपुट प्राइजेस जो है वो यहाँ पर हाई वेरिएशन दिखाई रहे हैं। जो फार्मर्स सोचते हैं कि भैया मैं अब धान्य जो अच्छा खासा है इतने में बेचूंगा, लेकिन उतने मिल नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, है ना। लो प्राइजेस जो है उसमें उनको बेचना पड़ रहा है, मेकेनाइजेशन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, मोनेटाइजेशन जो है वो यहाँ पर कैश रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर रहा है कि यहाँ पर बेसिकली क्या है, फार्मर्स को जब धान्य उगाना है तो उसके लिए उनको ज़्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन जब वो बेचने जा रहे हैं तो उनको कम पैसा में बेचे जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो प्रॉफिट है वो नहीं मिल पा रहा है। अब जब धान्य उगाना है तो उगाना ही है, तो उसमें क्या हो रहा है, उनको कैश रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है, अब उनको लोन जो है वो भी नहीं दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से। उसके वजह से यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की तरफ वो जा रहे हैं, मिडिल मैन बोलिए, कोई भी बोलिए, जो हाईएस्ट कॉस्ट यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं, है ना। इसके वजह से लोन डिफॉल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब उसके तहत क्या हो रहा है, लोन वेवर कर दो, लोन वेवर कर दो, लेकिन लोन वेवर जो है क्या वो भी यहाँ पर प्रॉपर उनको बेनिफिट देने वाला है, नहीं देने वाला है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डीजल सब्सिडी जो है ये भी विड्रॉ कर दी गई, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल में यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम एग्रीकल्चर को और ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, फार्मर्स को और ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट जो है बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है 4 ईयर्स में।
जिसकी वजह से क्या हुआ है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, आउटपुट प्राइजेस जो है वो गिर गए हैं। मतलब यहाँ पर लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर हो, मैं अगर कोई फार्मर को बोलूँ कि हाँ तुम यहाँ पर उगाओ, मैं तुमको कितना लग रहा है, 1 लाख लग रहा है ना, मैं तुमको 50,000 दूंगा। मतलब यहाँ पर फार्मर को लग रहा है कितने हैं, 50,000 ही लग रहा है। और फिर जब वो बेचने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर वो समझ लीजिए कि 2 लाख में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो 50,000 है ये अब हो नहीं रहे हैं, तो पूरे 1 लाख फार्मर को लगाने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर मिल भी कितने रहे हैं उनको, 80,000, 1 लाख इतने मिल रहे हैं। तो फार्मर्स को बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से अनसर्टेनिटी जो है, शॉक जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। उसी के साथ और डिमोनेटाइजेशन का शॉक, यहाँ पर लॉकडाउन का शॉक, इसकी वजह से और अनसर्टेनिटी, वल्नरेबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर पॉलिसी ओवरहॉल की ज़रूरत है। मतलब एग्जिस्टिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है एक्सेसिव फोकस जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पे दे रहे हैं। मतलब इन्फ्लेशन हमारा 4+-2 जो है वो रहना चाहिए। फूड इन्फ्लेशन 6% के ऊपर जा रहा है तो मतलब प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो कर लो, स्टॉक लिमिट लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है वो भी गवर्नमेंट जो फार्मर्स है उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए, है ना। क्या करती है यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, कुछ भी अपना हस्तक्षेप लेकर आ जाती है। अब इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो फिस्कल स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट वो भी नहीं कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़रूरत क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी यहाँ पर ज़रूरी है। मतलब क्या है कि यहाँ पर आप जो एग्रीकल्चर है उसको डाइवर्सिफाई करो ना। आप एक ही तरफ सीमित रख रहे हो, आप जो प्रोक्योर कर रहे हो, व्हीट एंड राइस प्रोक्योर कर रहे हो, उसको डाइवर्सिफाई करो, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंटीग्रेट करो, है ना, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। तब जाकर यहाँ पर क्या होगा, जो लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, वो भी इन्वॉल्व होकर वहाँ पर R&D होगी, वहाँ पर बेनिफिट्स होंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगे। मतलब बेसिकली क्या है, हमें प्रॉब्लम्स को, स्ट्रक्चरल इश्यूज को बेटर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, इनोवेटिव थिंकिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर फार्मर्स का लाइवलीहुड जो है उसमें अनसर्टेनिटी ना आए। फिजिकल सपोर्ट, गवर्नमेंट ने यहाँ पर फिजिकल सपोर्ट जो है वो देने की ज़रूरत है। और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है उसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये सब ना रहने की वजह से हम क्या फार्मर्स की इनकम को डबल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब देखिए काफ़ी प्रॉब्लम्स है जो फार्मर्स की इनकम डबल नहीं हो पा रही, क्योंकि 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल करना है, गवर्नमेंट का टारगेट है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए एक वीडियो अवेलेबल है, मेरे ही द्वारा बनाया गया है, हाउ टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो ये आप जरूर देखिए, अपने ही यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आपको बस डालना है हाउ टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022 बाय मयूर मोगरे, या फिर सिर्फ इतना आपको सर्च करना है, हाउ टू डबल फार्मर्स इनकम बाय मयूर मोगरे। इतना आप सर्च करोगे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। काफ़ी इनोवेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और उसी के साथ साथ आपको इससे बहुत ज़्यादा आपका जो एक इंसाइट है वो खुल जाएगा, है ना। काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए अगर आप सीरियसली एस्पिरेंट के तौर पर पढ़ाई कर रहे हो तो। अब देखिए 3 फैक्टर यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। एक तो क्या फैक्टर है, वन इज़ नीड टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट यहाँ पर फार्मर्स को बेनिफिट होने देना चाहिए। मतलब क्या है, फार्मर्स को क्या होता है बेसिकली कि अगर प्राइजेस इंक्रीज हो जाए, अगर सडनली ओनियन के प्राइजेस जो है वो 20 पे चल रहे हैं, अगर वो 100 पे हो जाए, है ना, तो फार्मर को बेनिफिट होने दो ना यार, फार्मर को बेनिफिट होने दो। यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पर एक्सपोर्ट बैन लगा देते हो, आप यहाँ पर कोई ना कोई सब्सिडी लेकर आ जाते हो, मत करो। कुशनिंग लगा देते हो, मत करो। इंटरवेन मत करो। फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट होने दो। कभी कभी उनको मौका मिलता है, फार्मर्स को बेनिफिट होने दो, तब जाकर उनके अंदर इंकरेजमेंट आएगा, मोटिवेशन आएगा। दूसरा है सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फार्मर्स क्या करते हैं बेसिकली कि कोई टमाटर है, ठीक है, टमाटर उनको उगाने में समझ लीजिए कि 50,000 रुपये लगे, ठीक है। अब ख़रीदने वाले जो है वो बोल रहे हैं कि हम आपसे फॉर एग्जांपल कि 60,000 में खरीदेंगे, लेकिन फार्मर को चाहिए नहीं, और ज़्यादा चाहिए, तो रुक सकते हैं, अपना स्टोर करके रख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास अवेलेबल हो तो, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो तो। फिर उसके बाद क्या होगा, ये बोलेगा ठीक है यार, ठीक है मैं तुमसे 1 लाख में खरीद ही लेता हूँ, है ना। लेकिन अगर स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है, ये अगर बोले कि देखो तुम्हारा अनाज खराब हो जाएगा, बाद में तो कोई तुमसे 40,000 में भी नहीं लेगा, मैं 60,000 में तो ले रहा हूँ, फार्मर बेच देंगे। ये यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या है, यहाँ पर अनरेगुलेटेड एक्सप्लॉइटेटिव चीज़ें चल रही है, उससे बचाने के लिए ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म जो ये ज़रूरी है। 3 चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अब देखिए 6 रीजंस यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है उसको जस्टिफाइबल हम बोल सकते हैं कि हाँ जस्टिफाइड है। पहला ये है कि यहाँ पर क्या है कि कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया गया। जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑर्डिनेंस लेकर आई, उसके बाद जो एक्ट लेकर आई, तो यहाँ पर कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया गया। दूसरा है कि यहाँ पर प्रो कॉर्पोरेट, है ना, एंटी फार्मर प्रोविजन जो है फार्म लॉ में वो आ गए,
जिसके तहत यहाँ पर क्या हुआ, फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको हैम्पर किया गया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर जो है वो हमारे, अगर हम हमारा 7 शेड्यूल देखते हैं, 3 लिस्ट है, उसमें स्टेट लिस्ट में देखने को मिलता है। अब जब स्टेट लिस्ट में आप चेंजेस कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप फेडरल कोई ऑर्डर नहीं ला रहे हो, फेडरल स्ट्रक्चर को अगर आप हार्म कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तीसरा है यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केट जो है उसका कॉर्पोरेटाइजेशन, कॉर्पोरेट्स को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, है ना। कॉर्पोरेट जो आके वहाँ पर आ पाएंगे। अगर ग्लोबल ट्रेंड में देखा जाए तो कॉर्पोरेटाइजेशन जो है ये हेल्प नहीं किया है फार्मर्स को। तो जब ग्लोबल इसमें नहीं किया तो हमारे यहाँ पर कहाँ करेंगे। एक्सप्लॉयटेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। फोर्थ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है डिसमेंटलिंग ऑफ एपीएमसी मंडीज। एपीएमसी मंडी अगर डिसमेंटल कर देते हो, फिर उनको रेम्युनरेटिव प्राइजेस नहीं मिलेंगे, एमएसपी जो है वो जा सकता है, तो ये प्रॉब्लम आएगा। फिर है फ्री मार्केट जो है वो एपीएमसी मंडीज की फ़ी जो कलेक्ट की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो इस्तेमाल होती है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लिंक रोड है, स्टोरेज फैसिलिटी, अगर वही अब नहीं होगा तो फिर कहाँ से उसका बेनिफिट हो पाएगा, है ना। और उसी के साथ है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, जैसा मैंने आपको कहा डिस्प्यूट रिट्रेसल मैकेनिज्म, ये नहीं है, इसको यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ 6 रीजंस है जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फार्मर्स की जो प्रोटेस्ट है वो जस्टिफाइबल है। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम जो है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 2 चीज़ें लाई गई है, एक तो ये फार्म बिल है, दूसरा है बैंक्स में भी कॉर्पोरेट को इन्वॉल्व करना। तो अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये तो फार्मर का हमने देख लिया। बैंक का अगर हम देखते हैं तो बेसिकली बैंक का क्या है कि कॉर्पोरेट्स को अगर आप इन्वॉल्व करते हो तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स इशू हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी बैंक्स का रहना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर हम यहाँ पर हमारी इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि बैंक्स हेल्दी रहेंगे तो बट ऑब्वियस है कि वो लो इंटरेस्ट रेट पर ब्याज दर देगी, जिससे कि लोग खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। तो बड़े बैंक्स का रहना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको, पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आ गया। बहुत सारे आर्टिकल्स, मतलब मैं समझ लीजिए 5 से 6 आर्टिकल जो है, एडिटोरियल जो है, आज कल परसों सारे मिला के हमने यहाँ पर कवर किए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग न्यूज़पेपर के, भाई इंडियन एक्सप्रेस बोलिए, उसमें मिंट भी आता है, फिर द हिंदू बोलिए, सभी आर्टिकल्स को हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले इनोवेशंस फॉर क्लीनर एयर। इनोवेशंस फॉर क्लीनर एयर, ये जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है ना, पोल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है। अब देखिए ओवर दी पास्ट डिकेड इंडिया ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए। अब आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, द हिंदू में तारीफ गवर्नमेंट की, हाँ हो रही है। अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, डिस्पाइट द गवर्नमेंट मेजर्स वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द पोल्यूशन एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऐसा आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है, डिस्पाइट वेरियस मेजर्स बाय गवर्नमेंट वी आर स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इसका भी ढांचा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ढांचा क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स लाई हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। इन दी एंड अगर आप कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो तो वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा एक ढांचा हमारा होता है। ये ढांचे के बारे में आपको निश्चित रहना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऐसे प्रैक्टिस चल रही है एमएम एकेडमी ऐप पर, उस पर सारे ढांचे आपके मैं बना के दूंगा, जो सिर्फ आपको ढांचे में भी प्लेस करना पड़ेगा आपके मेंस के क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है। मोर देन 250 यहाँ पर कंट्री एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है। मोर देन 800 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो अक्रॉस द कंट्री ऑपरेट हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे चैलेंजेस जो एयर पोल्यूशन के वो है काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी हम एफर्ट्स ले रहे हैं, कैंपेन्स लगा रहे हैं, अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं सिटीजन्स के अराउंड। अब यहाँ पर पॉलिसी अगर हम देखते हैं, बजट एलोकेशन जो है सबसे पहले एयर पोल्यूशन के लिए इंक्रीज किया गया 2021 में, है ना। उसी के साथ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसका स्टैब्लिशमेंट आप बोलिए। उसी के साथ हमने जंप किया BS4 से BS6 के तरफ। उसी के साथ ई मोबिलिटी पर फोकस हमने कर लिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG कवरेज बढ़ा दिया, जिससे कि पोल्यूशन जो है वो कम हो जाए, पोल्यूशन जो वहाँ पर चूल्हा जलाने से होता था, है ना। अब ये सारे मेजर्स तो हमने देखे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इमीडिएट फ्यूचर के लिए भी हमें कुछ यहाँ पर इनोवेटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस आंसर राइटिंग के लिए। अब देखिए एयर पोल्यूशन जो इंडिया में न्यूमरस सोर्सेस है, ऐसा नहीं है कि एक ही सोर्स है, बहुत सारे सोर्सेस है, वास्ट जियोग्राफी है ना। इसलिए उसके चैलेंजेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक ही सोर्स है तो उसको बंद करना काफ़ी आसान है, लेकिन अगर वेरियस सोर्सेस है उसको बंद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी,
AI, है ना, हमारी कैपेबिलिटीज़ जो आइडेंटिफाई करना, मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, मिटिगेट करना एयर पोल्यूशन हॉटस्पॉट को, ये भी बहुत ज़रूरी है। मतलब सबसे पहले तो हमें क्या है कि हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि यहाँ से एयर पोल्यूशन आ रहा है, फिर उसको मॉनिटर करना कितना आ रहा है, फिर उसको रेगुलेट करना कि बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको कम करो, फिर मिटिगेट करना कि उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको मिटिगेट करना, है ना। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर जियो AI अगर हम देखते हैं प्लेटफॉर्म फॉर ब्रिक किल डेवलप किया गया UNDP के द्वारा इन पार्टनरशिप विद यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम। यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो एनवायरमेंट रेगुलेटर सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, ये नॉन कंप्लायंट ये सारी चीज़ें। कॉम्प्लेक्सिटी और मैग्नीट्यूड जो एयर पोल्यूशन का वो भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर बेसिकली हमें ज़रूरत क्या है, इनोवेशन की। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं लेकिन इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल डोमेन में भी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब मज़ेदार स्टेटमेंट है ये। आप एक स्टेटमेंट लिखोगे ना, आपको सीधा सीधा एक मार्क वो ऐड कर देगा इसी स्टेटमेंट के लिए, एक मार्क सीधा ऐड कर देगा मेंस में अगर आप लिखोगे कि जो कॉम्प्लेक्सिटी और मैग्नीट्यूड है एयर पोल्यूशन का, उसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया को इनोवेशंस की ज़रूरत तो है। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं, हमारा ध्यान सिर्फ टेक्नोलॉजिकल जाता है, सिर्फ टेक्नोलॉजिकल नहीं, इकोनॉमिक में भी हमें इनोवेशन की ज़रूरत है। कैसे हम कम से कम दाम में ज़्यादा ला सकते हैं। सोशल की भी ज़रूरत है, लीगल की भी ज़रूरत है, एजुकेशनल की भी ज़रूरत है, पॉलिटिकल भी और इंस्टीट्यूशनल डोमेन की भी। बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट टू डेवलप सिंगल विंडो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर इनोवेशन जो है, यहाँ पर चैलेंजेस जो एयर पोल्यूशन के मिटिगेट करने के लिए दिखे। नहीं तो क्या है बेसिकली देखिए ना, अगर आपको एक ही पेपर मिल जाए जहाँ पर आपको सब कुछ आ जाए तो फिर कितना अच्छा रहेगा। आपको अलग अलग पेपर जो है वो रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हालांकि यहाँ पर एक ही पेपर सफिशिएंट होता है, हम तो यहाँ पर सभी पेपर देख रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर एक ही सोर्स आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। और क्या किया जाना चाहिए, यहाँ पर हमने कुछ मेजर्स तो देखे कि हमने क्या करना चाहिए, और भी क्या किया जाना चाहिए। नीड ऑफ द आवर क्या है, ये है कि हमें इकोसिस्टम जो इनोवेशंस की वो अनेबल करने की ज़रूरत है, स्पेसिफिक पोल्यूशन चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए। सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट सपोर्ट जो है एंटरप्राइजेस को, वो यहाँ पर ज़रूरी है, जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी पोल्यूशन अबेटमेंट टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर स्केलेबल आ रहे हैं। रिसोर्सेज को एलोकेट करना ज़रूरी है टेस्टिंग के लिए, सर्टिफाइंग के लिए, है ना, इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए। उसी के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी मोबिलाइज किया जाए, वो आएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर पैसा जो है वो आएगा। बिजनेस एंटरप्राइजेज जो है उनको इनोवेट करने की ज़रूरत है ऑपरेशंस में, फंक्शनिंग में, जिससे कि इमिशन पोल्यूशन कंट्रोल को हम रिड्यूस कर सके, कार्बन फुटप्रिंट को हम कम कर सके। प्राइवेट सेक्टर का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कि हम कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, है ना। हमने देखे टावर वावर सब सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। ऑल्सो इफ क्वान्टिफाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन जो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करे विद हेल्थ केयर कॉस्ट, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इकोनॉमिक कॉस्ट, ये यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन जो है यहाँ पर ला सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नीड ऑफ द आवर है जो हमने करनी चाहिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कितना ज़बरदस्त आर्टिकल है, जो हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से कितना हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। सेक्टर जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब नर्स जो है उनके बारे में आर्टिकल लिखा गया है। 2020 का जो है उसको डिसिग्नेट किया गया है इंटरनेशनल ईयर फॉर नर्स एंड दी मिड वाइफ। कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए, मतलब 2020 को डेसिग्नेट कर दिया गया है, तो अब यहाँ पर नर्सेस, मिडवाइफ्स, इनको यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो उनके रिगार्डिंग भी हमें इन्फॉर्मेशन पूरी रहनी चाहिए। मेंस में आपको सीधे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। नर्सेस और मिडवाइफ जो है सेंट्रल रहने वाले हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडिया में अचीव करने के लिए। इंडिया का नर्सिंग वर्कफोर्स जो है वो 2/3 है ऑफ इट्स हेल्थ वर्कफोर्स। नर्सिंग वर्कफोर्स कितना है, 2/3 है, ठीक है। रेशियो अगर हम देखते हैं 1.7 नर्सेस पर 1000 पॉपुलेशन, ये 43% लेस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जितना बोला गया है। मतलब नर्स जो है वो हमारे यहाँ पर कितनी है, सिर्फ 1.7 नर्सेस पर 1000 पॉपुलेशन, ये बहुत कम है। बोला कि कितना है, 2.4 मिलियन नर्सेस टू मीट दी नॉर्म्स, इतनी हमें ज़रूरत है। मतलब कितनी और ज़रूरत है सोचिए आप, 2.4 मिलियन नर्सेस और हमें चाहिए, तब जाकर जो नॉर्म दिए गए हैं उस तक हम पहुँच सकते हैं। ये एक पहला फैक्टर जो कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। लो नंबर ऑफ नर्सेस है, उसी के साथ साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, काफ़ी चैलेंजेस है, उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। चैलेंजेस सबसे पहले अगर हम देखते हैं, पहला है अनइवन रेगुलेशन। अब यहाँ पर नर्सिंग एजुकेशन अगर हम देखते हैं इंडिया में, वो यहाँ पर वाइड एरे ऑफ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री प्रोग्राम फॉर क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल नर्सेस रोल।
इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है वो रेगुलेट करती है नर्सिंग एजुकेशन को। कैसे? प्रिस्क्रिप्शन, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन के साथ। लेकिन इसमें भी अगर आप देखोगे तो प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो नहीं हो पा रही है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है। इन एडिशन 91% ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो प्राइवेट है और वीकली रेगुलेटेड है। काफ़ी वीकली मतलब हफ्ते के रेगुलेटेड नहीं, काफ़ी बुरी तरीके से रेगुलेटेड है। कुछ भी उसमें रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो दी जाती है नर्सेज को वो भी बहुत बुरी तरीके की है, काफ़ी बुरी तरीके से रेगुलेट की जाती है। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो रेगुलेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं है। दूसरा अगर हम देखते हैं ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं है। करंट नर्सिंग एजुकेशन अगर हम देखते हैं तो आउटडेटेड है और ये आज की जो प्रैक्टिसेस चल रही है उसमें नहीं है। अब अगर आप देखोगे बहुत सारी नर्सेस ऐसी भी आती है कि मतलब आती है इंजेक्शन लगाने के लिए, ठीक है। मैं जब डेंगू के लिए एडमिट हुआ था उस टाइम पर मेरे हाथ में जो लगाया गया था जिससे कि सलाइन वलाइन दी जाती है, उसमें जब भी नर्स आती थी तो हमेशा बहुत बुरी तरीके से खून निकलता था। जब भी वो चेंज करना है, जब भी उसमें सलाइन लगानी है, घुसेड़नी है, बहुत बुरी तरीके से खून निकल जाता था। क्या है, हमारे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो एजुकेशन है वो आउटडेटेड है। जो प्रैक्टिस अभी ज़रूरी है वो नहीं आ पा रही है। एजुकेशन जिसमें रीट्रेनिंग भी होती है वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही है। इनसफिशिएंट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस होते हैं जहाँ पर स्किल्स स्पेशलिटीज दी जाती है वो नहीं हो रही है ना। उसके भी क्या रीजंस है वो भी हम आगे देखेंगे। ये जो फैक्टर्स है इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्किल्स नहीं मिल पा रही है, कॉम्पिटेंसी नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो नर्सेस एक्चुअल में जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। आउटडेटेड वही चल रहा है। हाँ का देता जाऊँ यूं यूं ना, क्या हो रहा है वहाँ जाके दे देंगे, क्या सलाइन ही देनी है, अच्छा इंजेक्शन देनी है, कौन सी भी नस देखो घुसेड़ दो, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। चलो उल्टे लेटो, हाँ घुसेड़ दिया, है ना। अरे जानवर नहीं है भाई साहब, इंसान है। यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स है नर्सिंग कोर्स के लिए, लेकिन इंटीग्रेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। डिप्लोमा, डिग्री कोर्स, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो है वो डिग्रेड हो रही है। मतलब समझ लीजिए कि डिप्लोमा से आई हुई नर्स, ग्रेजुएशन से आई हुई नर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आई हुई नर्स, ये तीनों को अगर सेम हम लिखेंगे तो फिर यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएगा कौन, है ना। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, नेशनल लाइसेंस एग्जिट एग्जाम फॉर एंट्री इनटू द प्रैक्टिस एंड पीरियडिक रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस लिंक्ड विद कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, ये सिग्निफिकेंटली स्ट्रीमलाइन और स्ट्रेंथन कर सकता है नर्सिंग एजुकेशन को। मतलब क्या है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रख दो कि जिससे कि नर्सेज जो है वो आएगी, उसी के साथ साथ जो आपको प्रैक्टिस करनी है, लाइसेंस आपको रिन्यू करना है, उसके लिए भी एक कॉमन एग्जाम, है ना, ये आप लाकर रख दो। जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रीमलाइनिंग में आ जाएंगे, नर्सेज जो है अप टू डेट रहेंगे। ट्रांसपेरेंट एक्रीडेशन जो है बहुत ज़रूरी है कि मतलब को जो इससे आ रही है नर्स, हाँ ठीक है ना, नर्स ही तो रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है। अरे क्यों बाबा, जब डॉक्टर नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो नर्स ही बिताती है पेशेंट के साथ, तो क्या ऐसे ही हम रख देंगे? इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्या खिलवाड़ नहीं है, इसमें क्या आर्टिकल 21 का वॉयलेशन नहीं है। यहाँ पर बेंच मार्किंग रखना, है ना, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग देना, इससे क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी। जैसे हम इंजीनियरिंग को दे रहे हैं, इंजीनियरिंग दे रहे हैं, लेकिन उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट नर्सिंग भी है ना। नंबर ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये स्टेडीली इंक्रीज हुए हैं, है ना, हैज़ बीन इंक्रीजिंग स्टेडीली। वास्ट इनइक्वालिटी हमें डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिल रही है। अराउंड 62% जो है वो सदर्न इंडिया में सिचुएटेड है। ऐसा क्यों, नदन में क्यों नहीं कर रहे हैं हम, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लैक ऑफ स्टाफ हमें देखने को मिल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन फर्दर यहाँ पर ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए काफ़ी कम डिमांड है, कोई जा ही नहीं रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे या डॉक्टरी में अगर आप देखोगे तो हमें क्या करना है, हमें MBBS करना है, फिर हमें MD भी करना है। क्यों करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्कोप है। फिर हमें MS भी करना है ना। अब MBBS डॉक्टर जो है उसको कोई स्कोप ही नहीं है, उसकी तरफ कोई जाता ही नहीं है, ऐसी एक धारणा बनी हुई है, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लोग जाते हैं। इंजीनियरिंग आप बोल दीजिए सिर्फ BE करके कोई स्कोप नहीं है, हमें ME भी करना पड़ेगा, ME भी नहीं, PhD जो है वो भी करना है। तो अलग अलग हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। क्यों नहीं है, डिमांड ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी डिप्लोमा से आई हुई नर्स को भी आप वहीं पर रख रहे हो, वही लेवल पर रख रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन से आई हुई नर्स को भी आप वही लेवल पर रख रहे हो, फिर क्यों यहाँ पर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लैक ऑफ एडमिशंस, क्योंकि हायर एजुकेशन जो है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है रिक्रूटर के द्वारा। अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट तो आपको देंगे, हाँ बिल्कुल नहीं देखा जाता है। फैकल्टी पोजीशन वैकेंट है नर्सिंग कॉलेजेस में, अगर आप देखोगे फैकल्टी कितनी वैकेंट है आप देखिए, तो कहाँ से यहाँ पर एजुकेशन दिया जाएगा। सर्विसेज में भी गैप है। मोस्ट नर्सेज जो है पब्लिक प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में डिप्लोमा होल्डर्स ही है। यहाँ पर जॉब डिफ्रेंसिएशन नहीं है डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट केस में।
ठीक है, मतलब उनकी पे में, उनकी पैरिटी में, उनके प्रमोशन में कुछ भी नहीं देखा जाता है। ये डिप्लोमा से आई हुई है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, दोनों ने 1 साल काम किया है, हाँ तुमने अच्छा काम किया तुमको प्रमोशन। अरे क्यों? इसकी वजह से ये डिमोटिवेट नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, है ना। हायर क्वालिफिकेशन जो है पोस्ट ग्रेजुएशन नर्सेस का, वो अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है, क्योंकि कुछ यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, अनयूज्ड रखे जा रहे हैं, है ना। नर्सेज जो इंडिया में, कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस हमें देखने को नहीं मिल रही है प्रैक्टिस के लिए, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स के लिए। इंडियन नर्सिंग एक्ट जो है ये भी यहाँ पर कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, तो ये हमें करने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये चेंजेस हमें लाने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पर कैसा है कि अगर कंज्यूमर एक्ट के तहत अगर कोई आपको फ्रॉडलेंट कोई चीज़ दी जाती है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, डॉक्टर ने अगर कोई फ्रॉडलेंट चीज़ की कंप्लेंट कर सकते हैं, नर्स के ऊपर कुछ नहीं आता है, कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी जो प्रैक्टिस की जाती है डेवलप्ड कंट्रीज में, उसमें नर्सेज जो है वो भी लीगली लायबल होते हैं, कोई भी एरर अगर होता है तो, ठीक है। जैसे मेरे हाथ से खून निकल गया, अगर मैं उसमें बेहोश हो गया तो, है ना, यहाँ पर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हॉस्पिटल पर आएगा, डॉक्टर पर आएगा, नर्सेस पर नहीं आता है। ये यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक चीज़, यहाँ पर भी ये किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर रिफॉर्म्स जो ज़रूरी है, पहला है कि गवर्नेंस जो है नर्सिंग एजुकेशन का, प्रैक्टिस का, वो यहाँ पर प्रॉपरली क्लैरिफाइड रहना चाहिए, है ना। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट जो है 1947 का, उसको अमेंड किया जाना चाहिए। एक्सप्लिसिटली स्टेट क्लियर्स द नॉर्म्स फॉर सर्विसेज एंड पेशेंट केयर। यहाँ पर क्या किया जाना है, रेशो, स्टाफ नॉर्म, सैलरी सब फिक्स होनी चाहिए। ज्यूरिडिक्शन जो है वो भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन रहना चाहिए। इंसेंटिव जो है वो यहाँ पर करियर पाथ के लिए दिया जाना चाहिए, क्वालिफिकेशन के लिए दिया जाना चाहिए, प्रमोशन जो है क्वालिफिकेशन के तौर पर दिया जाना चाहिए, है ना। नर्सेस पोजीशंस अपॉर्चुनिटी जो है वो टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए, यहाँ पर जो गैप आ रही है उसके लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से की जानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर एनहांस हम कर सकते हैं, है ना। और उसी के साथ गवर्नमेंट जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करने की बोला भी हुआ है, तो ये यहाँ पर करना चाहिए, प्रॉपर एक फ्रेमवर्क फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए। तो ये सारे पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ज़बरदस्त आर्टिकल है, मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब आज के एडिटोरियल से देख के मुझे बड़ा मज़ा आया है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, कैंपेन्स अगेंस्ट इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप आर वे टू रीडायरेक्ट एंजाइटीज ओवर लार्ज स्केल स्ट्रक्चरल डिसरप्शन, कमेंट। अब देखिए इस पर ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आपका जो जवाब है आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, आपका जो आंसर है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे भेज भी सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आप फोटोज़ जो है वो भेज भी सकते हो, जहाँ पर या तो टीम या फिर अगर टाइम मिलता है तो मैं भी आपके जो आंसर्स है वो देखकर आपको रिवर्ट ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। तो आप भेजिए ज़रूर, आपके जो है वो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप मयूर मोगरे सर्च कर सकते हो और आप फॉलो भी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। MM Academy ऐप अगर अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स भी चल रहा है, वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट होगा, ऐसे राइटिंग में भी, मेंस आंसर राइटिंग में भी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।